कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। तो दोस्त आइए एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्त वीडियो को शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या इस वीडियो में। दोस्त यह वीडियो जो है ना इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा जारी किए एक नोटिस के आधार पर है। इंडियन कोस्ट गार्ड में यानी कि भारतीय तटरक्षक बल में यांत्रिक नाविक के लिए, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए और नाविक जो है ना जनरल ड्यूटी के लिए वैकेंसी निकाली गई है और उसी वैकेंसी से संबंधित यह वीडियो है। तो आइए डिटेल्स में नोटिफिकेशन को समझते हैं और देखते हैं क्या इसका क्वालिफिकेशन है, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न है, ये फॉर्म का लास्ट डेट कब तक है। तो सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल्स में समझते हैं। तो आइए दोस्त वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्त यहाँ पर देख रहे हैं ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत है। एज ए नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच एंड नाविक यांत्रिकी थ्रो कोस्ट गार्ड इनरोल्ड पर्सनल टेस्ट 01/2024 बैच, यानी कि 01/2024 बैच के लिए आप लोगों की बहाली होगी और किसके थ्रू होगी? तो कोस्ट गार्ड इनरोल्ड पर्सनल टेस्ट के थ्रू। अप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन, आपको केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। फ्रॉम 8 सितंबर 2023 टू 22 सितंबर 2023, यानी कि आपको जो है ना 8 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर के बीच में फॉर्म को भर देना है, यानी कि ऑनलाइन कर देना है। यानी कि फॉर्म भराना स्टार्ट होगा आपको 8 सितंबर से और लास्ट डेट है फॉर्म का 22 सितंबर। तो अब इसका देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है और विशेष जो है ना एग्जामिनेशन पैटर्न को भी समझेंगे। दोस्त यहाँ पर देख रहे हैं एजिबिलिटी कंडीशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम मेल इंडियन सिटीजन। यहाँ पर भारतीय नागरिक को, पुरुष नागरिक को ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किया जा रहा है। पोसिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एज प्रिस्क्राइब द बिलो ऑफ द रिक्वायरमेंट पोस्ट नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच एंड नाविक यांत्रिकी। यानी कि आपको अगर इसकी योग्यता रखते हैं, आपको इसके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अलग अलग यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात की गई है। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए जो है ना आपको केवल मैट्रिक पास होना ज़रूरी है। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए मैट्रिक पास होना ज़रूरी है। नाविक जनरल ड्यूटी के लिए आपको इंटर पास होना ज़रूरी है। फिजिक्स और मैथ में आपको इंटर पास होना ज़रूरी है। नाविक जनरल ड्यूटी के लिए फिजिक्स और मैथ के साथ आपको +2 पास होना ज़रूरी है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। इसके बाद अगर आप यांत्रिक में जाना चाहते हैं तो आपको क्लास 10th पास होना चाहिए, यानी कि मैट्रिक पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपको डिप्लोमा भी होना चाहिए, 3 ईयर या 4 ईयर का, 4 ईयर या 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए जो AICTE से मान्यता प्राप्त हो। डिप्लोमा किन किन सब्जेक्ट में होना चाहिए? तो आपको जो है ना इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकम्युनिकेशन में आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। या 10th के बाद आप +2 पास है तो भी आप क्या कर सकते हैं कि इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बाई काउंसिल बोर्ड फॉर द एजुकेशनल ऑफ द एंड डिप्लोमा इन द इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन। आप मैट्रिक पास है, इंटर पास है और डिप्लोमा पास है, फिर भी आप क्या कर सकते हैं कि फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप मैट्रिक पास कर चुके हैं, 12th पास कर चुके हैं और आपको 2 या 3 साल का डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है तो आप यांत्रिकी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। दोस्त यहाँ पर बताया गया है कि लिस्ट ऑफ द इक्विवेलेंट डिप्लोमा रिक्वायरमेंट, कि डिप्लोमा के कौन कौन से ब्रांच के कैंडिडेट किस ब्रांच में एप्लीकेशन कर सकते हैं, उसके सारा इसमें क्या है कि इस लिस्ट में आपको जो है ना डिटेल्स दिया है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम में कर सकते हैं। मेरीन इंजीनियरिंग सिस्टम, तो यह जो है ना आपका डिपार्टमेंट का यानी कि ब्रांच का नाम दिया हुआ है, तो आप इसको डिटेल्स देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। आगे हम लोग देखते हैं कैंडिडेट आर टू फिल द मार्क ऑफ ऑल सब्जेक्ट मेंशनड द मार्क शीट विल फिलिंग ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन इनकरेक्ट इनकम्प्लीट फिलिंग मार्क्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी लीड द कंसलर कंडीचुरी। यानी कि आपको सारा जो है ना मार्क्स देना है, ऑल सब्जेक्ट का मार्क्स देना है कि किस सब्जेक्ट में कितना नंबर है। अगर आप इसको सही से फॉर्म को नहीं भर सकते तो आपकी फॉर्म को रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा। यहाँ पर आगे बताया जा रहा है कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ यांत्रिकी एंड नॉट टू पोसेस ऑफ द ओरिजिनल डिप्लोमा सर्टिफिकेट
प्रेरियर स्टेज 2 रिक्वायरमेंट प्रोसेस हैज टू मैंडेटरी लेबरिंग एंड द अपलोड प्रोविजनल सर्टिफिकेट ड्यूली साइनेड बाय द कॉलेज यूनिवर्सिटी हेड ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ द स्टेज 2 रिक्वायरमेंट। दोस्त आपको जो है ना, अगर आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो आपको जो है ना प्रोविजनल सर्टिफिकेट लाना ज़रूरी है स्टेज 2 के एग्ज़ाम में, है ना। आगे हम लोग देखते हैं, एज की बात की गई है तो एज की बात के बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं। मिनिमम 18 ईयर एंड मैक्सिमम 22 ईयर, यानी कि आपका एज कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए और अधिक से अधिक 22 वर्ष होना चाहिए। यानी कि आपका जन्म 1 मई 2002 से लेकर के 30 अप्रैल 2006 के बीच का होना चाहिए, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। SC ST को 5 साल की छूट दिया जाएगा, OBC को 3 साल का छूट दिया जाएगा और इस तरह से और कैंडिडेटों को भी छूट दिया जाएगा। यहाँ पर पोस्ट की बात कर लेते हैं तो नाविक जनरल ड्यूटी का कुल पोस्ट 260 है और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच का 30 पोस्ट है, मैकेनिकल का जो है ना 25 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल का आपको 20 है और जो है ना यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स का कितना है तो 15 है। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर पद की बात की गई है और टोटल पद यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर टोटल पद दिया हुआ है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज पद दिया गया है, यहाँ पर कैटेगरी वाइज पद दिया गया है, यहाँ पर टोटल पद दिया गया है। तो दोस्त आगे हम लोग देखते हैं, द वैकेंसी आर टेंटेटिव में भी चेंज ऑफ द डिपेंड अवेलेबल ऑफ द ट्रेनिंग स्लॉट, यानी इसमें जो है ना वैकेंसी में घटाया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर आगे बताया गया सिलेक्शन प्रोसीड्यूर, यानी कि सिलेक्शन की विधि क्या है उसके बारे में बताया गया है, सिलेक्शन प्रोसीड्यूर के बारे में बताया गया है। द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट इज बेस्ड ऑल इंडिया ऑर्डर ऑफ द मेरिट बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द स्टेज 1, 2, 3 एंड 4 एक्सप्लेनेड इन द डिटेल ऑफ द पारा 6, यानी कि आपको पारा 6 में जो बताया गया एग्जाम पैटर्न उसके आधार पर ऑल इंडिया में इसका मेरिट तैयार किया जाएगा। जैसा आपको एग्जाम में परफॉर्मेंस मिलेगा उस परफॉर्मेंस के आधार पर, उस नंबर के आधार पर आपको मेरिट बनाया जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, मीटिंग द लेट डाउन ऑफ द मेडिकल स्टैंडर्ड ड्यूरिंग द मेडिकल एग्जामिनेशन एंड द नंबर ऑफ द वैकेंसी अवेलेबल फॉर द पोस्ट, यानी कि आपको मेडिकल एग्जामिनेशन से भी गुजरना पड़ेगा। क्लियरिंग द स्टेज 1, 2, 3 एंड 4 एंड द satisfactory performance in the training compulsory are requirement in Indian Coast Guard, यानी कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, 4 आपको क्वालिफाई करने के बाद आपको जो है ना ट्रेनिंग भी सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए, यानी कि आपको अच्छे तरीके से ट्रेनिंग भी करना होगा। ऑल कैंडिडेट विल बी कंपल्सरी सब्जेक्ट टू द आइडेंटिटी चेक प्रेरियर कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन स्टेज 1, 2, 3, 4 CGEPT. The identity check will be the include verification matching of the following all stage of the selection procedure. आपको सभी स्टेज में चेकिंग का इंक्लूड है, वेरिफिकेशन है, मैचिंग फ्लोइंग ऑल स्टेज में आपको क्या किया जाएगा, ये सब लागू है। फोटोग्राफी कैंडिडेट आर एप्लीकेशन फॉर फेशियल फीचर फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द कैंडिडेट स्टेज 1, 2, 3, 4, यानी कि आपको फ़ोटो ऐसा देना है कि आपको जो है ना सभी स्टेज में वह जो है ना आपको फोटोग्राफ ऑफ ए कैंडिडेट इन एप्लीकेशन फ्रॉम विथ द फेशियल, आपको चेहरा के साथ देना है जिसमें स्पष्ट दिखाई दे, बायोमेट्रिक देना है। उसके बाद क्या करना है, बायोमेट्रिक देना है। बताया जा रहा है ओनली लेफ्ट थंब बायोमेट्रिक विल बी कैप्चर्ड इन द स्टेज 1, आपको स्टेज 1 में केवल लेफ्ट थंब का बायोमेट्रिक कैप्चर किया जाएगा। रिक्वायरमेंट इन द केस ऑफ द बायोमेट्रिक आर लेफ्ट थंब not captured during the stage 1, then the biometric of the right thumb will be captured and will be used the subject of the verification, यानी कि एग्जाम के समय आपको ये लेफ्ट थंब लिया जाएगा। अगर लेफ्ट थंब का बायोमेट्रिक नहीं होता है तो राइट थंब लिया जाएगा और यह जो है ना आपको वेरिफिकेशन के समय इसका मिलान किया जाएगा। आफ्टर फ्रॉम द लिफ्टेड द राइट एंड थंब नो अदर फिंगर विल बी कंसिडर ऑफ द बायोमेट्रिक, आपको या तो लेफ्ट थंब देना है या राइट थंब देना है बायोमेट्रिक के लिए, और फिंगर को नहीं इंक्लूड किया जाएगा बायोमेट्रिक में। तो बायोमेट्रिक से संबंधित था। उसके बाद सिग्नेचर से रिलेटेड है, सिग्नेचर एज अपलोड ऑनलाइन एप्लीकेशन, सिग्नेचर आपको वैसा ही करना है जैसा एप्लीकेशन पर होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन मार्क मेंशनाइड द ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको सिग्नेचर और आइडेंटिफिकेशन मार्क्स को देना जरूरी है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्त,
यहाँ पर नोट दिया हुआ है, फेलियर इन इवन वन ऑफ द एबव मेंशनड आइडेंटिटी चेक एट एनी स्टेज विल बी लीड द टू कैंसलेशन ऑफ द कैंडिडेट। अगर आप ऊपर दिए गए बायोमेट्रिक में या सिग्नेचर में या आइडेंटिफिकेशन में किसी प्रकार के त्रुटि करते हैं या मिसमैच होता है तो आपको जो है ना कैंडिडेटरी को ख़त्म कर दिया जाएगा, आपको जो है ना उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा। द डिटेल ऑफ द वेरियस स्टेज CGPT एग्जामिनेशन एज फॉलो। यहाँ पर एग्जामिनेशन की बात बताया गया है। फर्स्ट स्टेज जो है ना, पहला स्टेज आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। क्या है? कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी शामिल है, प्रोविजनली पास और फेल। एट स्टेज 1 आइडेंटिटी विल बी चेक द अगेंस्ट ऑफ द डिटेल्स filled by the candidate online application. The candidate will be required to bring following the document for the verification will be reporting their respective examination center. आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर बहुत सारे चीज़ को चेक किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वगैरह को, तो उन सारी चीज़ों को उसमें आपका क्या है, वैलिड आपको ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, यानी कि एग्जामिनेशन से संबंधित बात बताया गया है कि आप एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ चेक किया जा सकता है जो है ना। उसके बाद अब बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग भी किया जा सकता है। कंप्यूटर बेस्ड आपको जो एग्ज़ाम होगा पहला स्टेज में, उसमें बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग भी किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर है स्टेज सेकेंड एंड स्टेज थर्ड, स्टेज 4 इफ़ द बायोमेट्रिक इज द रिकैप्चर्ड एंड स्टेज 2 एज एक्सप्लेनेड इन द पैरा 5 आपको पैरा 5 के अनुसार फिर से दोबारा बायोमेट्रिक भी किया जा सकता है। यहाँ पर दिया हुआ है दोस्त, कुछ डिटेल्स दिया हुआ, उसको हम लोग देखते हैं। द कैंडिडेट हैज़ टू टेक द फॉलोइंग टेस्ट डिपेंडेंट ऑफ द पोस्ट अप्लाइड। नाविक DV के लिए क्या है, सेक्शन 1 है, 30 UREWS पासिंग मार्क्स दिया हुआ है, 27 SC/ST का पासिंग मार्क है। उसके बाद जो है ना नाविक GD के लिए जो है ना, नाविक GD के लिए सेक्शन 1 और 2 दोनों मिलाकर आपको जो है ना कितना है, 50 मार्क्स लाना है। UREWS OBC आपको जो है ना 44 मार्क लाना है, SC और ST को। और इस तरह से यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए जो है ना 44 मार्क लाना है, 50 मार्क लाना है UROBC के लिए, पासिंग इन सेक्शन 1 तो इस तरह से आपका जो है ना यहाँ पर सिलेक्शन की बात बताई गई है। और यांत्रिकी सेक्शन 1 से 4 के लिए आपको जो है ना 50 मार्क लाना है। पासिंग ऑफ द इन सेक्शन 1 एंड 4 सेपरेटली ऑफ द इज ए कंपल्सरी। आपको अलग अलग सेक्शन में पास करना है। यहाँ पर जो बताया गया है, पहला सेक्शन है और दूसरा सेक्शन है, और दोनों सेक्शन को मिलाकर 50 नंबर लाना है। तो आपको पासिंग इन सेक्शन 1 एंड 2 सेपरेटली इन कंपल्सरी, आपको सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों में पास करना जरूरी है। इसके बाद है द डिटेल ऑफ द वेरियस सेक्शन रिटन एग्जामिनेशन एज फॉलोइंग। यहाँ पर आपको रिटन एग्जामिनेशन का बात किया गया है कि सेक्शन 1 में कितना रिटन एग्जामिनेशन कितने मार्क्स का होगा। सेक्शन 1 का जो है ना रिटन एग्जामिनेशन आपको जो होगा ना 60 मार्क्स का होगा, 45 मिनट का होगा, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा, 60 रहेगा। तो 60 मार्क्स का एग्जाम होगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 है, और टाइम जो है ना आपको 45 मिनट है। मैथ का 20 क्वेश्चन है, साइंस का 10 क्वेश्चन है, इंग्लिश का 15 क्वेश्चन है, और रीजनिंग का कितना है, 10 क्वेश्चन है, और GK का कितना है, 5 क्वेश्चन है। इस तरह से सभी सब्जेक्ट में आपको यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। और जो है ना यहाँ पे पासिंग मार्क्स जो है 30 UROBC EWS का है, 30 नंबर आपको लाना है। UROBC EWS को 30 नंबर लाना है। और इसका सिलेबस जो होगा ना आपको 10th आधार पर होगा, क्लास 10th के आधार पर होगा। इसका सिलेबस जो है ना आपको क्लास 10th के आधार पर होगा। सेक्शन 2 में आपको जो है मैक्सिमम 50 मार्क्स का होगा, टाइम 30 मिनट का है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होगा। मैथ से 25 क्वेश्चन, फिजिक्स से 25 क्वेश्चन। इसमें जो है ना आपको 20 नंबर लाना है पास करने के लिए UREWS और OBC को, और 17 नंबर लाना है SC/ST को। इसका सिलेबस जो होगा आपको, इसका सिलेबस है आपको +2 आधार पर होगा, +2 लेवल का होगा। और सेक्शन 3 और 4 जो है ना आपको जो है ना यांत्रिकी ब्रांच के लिए, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 किसके लिए है, यांत्रिकी ब्रांच के लिए है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए है, और जो है ना इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए है। इसमें भी अलग अलग पास करना है। इसका सिलेबस जो है ना आपको डिप्लोमा आधार पर होगा। किस आधार पर होगा, डिप्लोमा के आधार पर होगा। तो इस तरह से इसका सारा एग्जामिनेशन पैटर्न था। दोस्त, अगर आप इस PDF को देखना चाहते हैं, इस एग्जामिनेशन पैटर्न को देखना चाहते हैं, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें आपका यह PDF मिल जाएगा, जो डिस्क्रिप्शन में होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका जो है ना टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और ये इस PDF को देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो है ना
अलग अलग प्रकार से आपको जो है कि बताया गया था एग्ज़ाम पैटर्न। यहाँ पर फिजिकल टेस्ट की बात भी बताई गई है। आपको 1 किलोमीटर रन करना है, 1 किलोमीटर दौड़ना है 7 मिनट में, 1 किलोमीटर दौड़ना है 7 मिनट में। 20 स्क्वाट अप करना है, उठक बैठक करना है, 20 बार आपको क्या करना है, उठक बैठक करना है और 10 बार पुशअप करना है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इस तरह से एग्जामिनेशन पैटर्न की बात बताई गई है। इसके बाद जो है ना मेडिकल चेकअप होगा। और जो है ना तो मुख्य बात ये इस नोटिफिकेशन में था जो मैंने आपको बता दिया है दोस्त। अब जो है यहाँ पे अप्लाई करने की बात की गई कि कैसे आपको अप्लाई करना है। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के बारे में, सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया है। ऑल कैंडिडेट के बारे में कुछ नोटिस दिया गया है। तो दोस्त वीडियो कैसा लगा है हमें ज़रूर बताइएगा। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही होती है, स्पष्ट होती है, तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्त। यहाँ पर एक बात और दिया गया है कि यहाँ पर एग्ज़ाम की बात की गई है। तो आपको जो है ना टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट जो है ना, टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट जो है ना स्टेज 1 आपका कब है, जो है ना मिड दिसंबर या एंड दिसंबर में होगा। आपका जो है ना स्टेज 1 का एग्ज़ाम होने वाला है। स्टेज 1 का एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है। स्टेज 2 एग्ज़ाम आपको जो है ना जनवरी में होने वाला है 2024 में। और स्टेज 3 एग्ज़ाम जो है ना अप्रैल मई 2024 में होने वाला है। तो यहाँ पर एग्ज़ाम डेट भी जो है ना टेंटेटिवली क्लियर कर दिया गया है। और इसमें और आगे देखते हैं क्या कुछ है विशेष, तो मैं उसको चर्चा कर दूंगा। अन्यथा दोस्त अगर आप इस नोटिफिकेशन का PDF चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्त यह था मुख्य बात इस नोटिफिकेशन में। वीडियो कैसा लगा है हमें ज़रूर बताइएगा। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर सही होती है तो कृपया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि फॉर्म का लास्ट डेट कब है। तो आपको 22 सितंबर है। फॉर्म का लास्ट डेट कब है, तो आपका फॉर्म का लास्ट डेट जो है ना आपका 22 सितंबर है। क्या है, फॉर्म का लास्ट डेट आपका 22 सितंबर है। तो 22 सितंबर से पहले आप लोग फॉर्म जरूर भर लीजिएगा। धन्यवाद।